50 वर्ष पुराना एक सोवियत यान जो कभी शुक्र ग्रह पर उतरने वाला था, अब अचानक पृथ्वी की ओर लौट रहा है, वो भी बिना किसी कंट्रोल के, यानी बिना किसी नियंत्रण के। एक धातु का लैंडर जिसे दशकों पहले अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, वो वायुमंडल को चीरता हुआ किसी भी दिन पृथ्वी पर गिर सकता है। अब क्या यह किसी शहर पर गिरेगा या क्या यह जलकर राख हो जाएगा? ये सभी सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। अब ऐसे में स्पेस कबाड़ के बढ़ते खतरे के प्रति भी ये एक तरह का संदेश दे रहे हैं। अब इस रहस्यमयी वापसी की कहानी में है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष की चूक और भविष्य की चुनौतियां। ये सभी प्रश्न ये अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो कॉस्मोस 482 मिशन यानी कॉस्मोस 482 मिशन क्या था, इसमें क्या गलत हुआ, अब हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसी कॉस्मोस 482 मिशन के बारे में, जो कि आज तकरीबन 53 वर्ष पूर्व जो है छोड़ा गया था, लेकिन अब ये इस पृथ्वी के ऊपर एक खतरे के रूप में मंडरा रहा है। तो क्यों मंडरा रहा है, सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, खबर यही है कि आज से तकरीबन 53 वर्ष पूर्व, अगर बात करें तिथि की, तो 31 मार्च 1972 को वीनस अर्थात शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजा गया। सोवियत संघ का सोवियत यान ये था जिसको कि इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया, लेकिन इसने पूरी सफलता अर्जित नहीं की, ये सफल नहीं हो सका। अब हुआ ये कि इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई। उस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये पृथ्वी की कक्षा में ही फंस के रह गया। अमूमन जब स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं तो वो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म उसमें लगाया जाता है, लेकिन ये उस मैकेनिज्म को ठीक तरीके से सफलता उसमें नहीं अर्जित कर सका। इसकी वजह से पृथ्वी की कक्षा में फंस गया। अब हुआ एक कुछ इस तरह की इसमें तकनीकी खामी आई, जिसकी वजह से ये कई वर्षों तक पृथ्वी की, हम कह सकते हैं, कक्षा में चक्कर लगा रहा था। अब इसके इस फेलियर को एक खतरे के रूप में तब्दील होने में क्या वो परिस्थितियां बनी, तो आइए एक एक करके उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए, 31 मार्च 1972 को सोवियत संघ द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो शुक्र ग्रह वीनस के ऊपर वहां पर जाना, वहां के वातावरण का अध्ययन करना और साथ साथ वहां से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको जुटाना। ये मिशन जो था बेसिकली सोवियत संघ की तरफ से जो वेनेरा प्रोग्राम था उसी का एक पार्ट था। इस प्रोग्राम के तहत कई, हम कह सकते हैं, मिशन थे। 1961 से लेकर 1984 के बीच में सोवियत संघ ने वीनस पर 28 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, जिसमें से कॉस्मोस 482 की अगर बात करें तो वेनेरा 8 के कुछ ही दिन बाद इसको भेजा गया था। वीनस अर्थात शुक्र को क्यों चुना गया, तो दरअसल उस समय शुक्र ग्रह के आसपास जो बादलों का जमावड़ा था उसको देखते हुए यह संभावना व्यक्त की गई कि यहां पर जीवन हो सकता है। इसकी वजह से यहां पर संभावना थी। और दूसरा एक प्रमुख कारण यह था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उस प्रतिस्पर्धा का भी यह परिणाम था। तो उसमें भी सोवियत संघ चाहता था कि वो बढ़त हासिल कर ले, इसलिए भी उसने शुक्र ग्रह को चुना और वो अपना मिशन भेजना चाहता था। कॉस्मोस 482 मिशन में क्या गलत हो गया जिसकी वजह से ये नौबत आई है, तो देखिए, इस यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने वाला जो इसका ऊपरी रॉकेट चरण था अर्थात अपर रॉकेट स्टेज था, उसमें ही कुछ ऐसी खामी आ गई। क्या खामी आ गई, दरअसल इसमें जो टाइमर सेट किया जाता था उसकी वजह से ऊपरी चरण ने समय से पहले ही काम करना बंद कर दिया और अधिकांश यान का जो पार्ट था वो जलकर नष्ट हो गया। अब देखिए, हुआ ये, अपर जो रॉकेट स्टेज है, आप जानते हैं कि जब रॉकेट कोई भी भेजा जाता है अंतरिक्ष में तो उसमें कई चरण होते हैं। एक निचला चरण होगा, फिर उसके बाद बीच का चरण होगा, इसका अपर स्टेज होगा, और ऊपर की संरचना नुकीली होती है, और उसके बाद यहां पर जो होता है उसका मुख्य हिस्सा होता है जिसको कि आगे जाना होता है, जिसको हम पेलोड कहते हैं, जो कि जिसके अंदर ही, पेलोड के अंदर ही अंतरिक्ष यान का मुख्य हिस्सा होगा, उपग्रह होगा या लैंडर होगा, हम जिसको कहते हैं, जो लैंड करेगा किसी भी ग्रह पर। तो इसका शुरुआती जो हिस्सा होता है उसका काम क्या होता है, इसको शुरुआती गति देना। इसके ऊपर का हिस्सा जो होगा वो उसको लो अर्थ ऑर्बिट तक या और उससे ऊपर तक ले जाने का काम करेगा। ईंधन का यहाँ पर पार्ट होता है। उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसको और ऊंचाई प्रदान करता है, और जो अपर यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अपर रॉकेट स्टेज जो होता है, वो उसको अंतिम रूप से पुश करता है कि वो अपने गंतव्य तक रॉकेट पहुंच सके। अब इसी अपर स्टेज में जो टाइमिंग सेट की गई थी वो टाइमर ठीक से काम नहीं किया और समय से पहले ही उसने क्या किया, काम करना बंद कर दिया। तो वो अंतिम स्टेज जब उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर पुश करना था, ये पुश नहीं कर सका और पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ ही गोल 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 चक्कर काटने लगा। तो
आपको यही यहां पर बताई गई है बात कि जो थर्ड स्टेज होता है वो ऑर्बिटल स्टेज भी इसको कहते हैं। ये रॉकेट का ऊपरी हिस्सा होता है जो मिशन के अंतिम चरण में कोई भी उपग्रह या लैंडर मॉड्यूल जो होता है जिसको कि लैंड कराना होता है पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजने के लिए, ये मुख्य रूप तौर पर इसका काम होता है। अब इसमें एक छोटा इंजन भी होता है, ईंधन टैंक भी होता है जो ऊंचाई पर हल्की वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अंतिम धक्का देते हैं, अंतिम रूप से पुश करने का काम करते हैं। अब रॉकेट का यहां पर टाइमर काम नहीं किया, टाइमर ठीक से सेट नहीं था, जिसकी वजह से यह फंसा ही रह गया और मुख्य यान का अधिकांश हिस्सा बाद में पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट भी हो गया। लेकिन क्या इसमें बचा रह गया? तो इसका जो मेन पार्ट था, इसका जो मुख्य रूप से जो मॉड्यूल था, वो करीब 500 किलोग्राम वजन था इसका, वो अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है किसी भी ग्रह, चंद्रमा या उपग्रह की सतह पर उतरने के लिए जो ये पोर्शन होता है ये महत्वपूर्ण होता है। अब ये जो है इसका वजन 500 किलोग्राम है। अब 500 किलोग्राम की कोई चीज अगर पृथ्वी से किसी भी स्थान पर टकराती है तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ टकराती है। अगर किसी इमारत से जाकर टकरा गई तो सोचिए वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है, वो भी तब जब इसकी स्पीड 250 की किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो, यानी कि किसी भी बुलेट ट्रेन की गति के समकक्ष हो। इतनी स्पीड से अगर इतनी बड़ी कोई चीज टकराएगी तो उसकी विनाश लीला कितनी हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। अब देखिए यहां पर ये अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, जैसे ये मान लीजिए कि कोई रॉकेट है, इस रॉकेट में जो सबसे निचला हिस्सा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिन्स लिखा है, ये बेसिकली पंख होता है जो कि उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसके ऊपर जो शुरुआत में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, इसी पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज होगा जो सबसे नीचे, यानी कि जो भी मेन इंजन होता है वो यहाँ पर होता है सबसे निचले स्तर पर, उसको ऊपर उठाने का काम करता है। सेकेंड स्टेज फिर उसके ऊपर होगा। सेकेंड स्टेज क्या करेगा, यान को और ऊंचाई पर ले जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट के करीब पहुंचाएगा या उससे भी आगे। फिर पेलोड होगा और पेलोड क्या करेगा, पेलोड के अंदर ही सारी मेन चीजें होती हैं, जैसे अंतरिक्ष यान का जो मान लीजिए कोई उसमें सैटेलाइट है छोटा मोटा, उसमें लैंडर है, उपग्रह है, तो ये एक सुरक्षित आवरण से ढका होता है और यही चीज को ऊपर पहुंचाया जाता है। और इसी को पुश करने के लिए यहाँ पर जरूरत होती है जो आपका अपर स्टेज जो बनाया जाता है, वो बनाया जाता है इसको पुश करने के लिए, ताकि ये अंतिम अपने गंतव्य तक पहुंच सके। अब यहाँ पर क्या हुआ, यही जो अपर स्टेज था, यानी आजकल के अगर मॉडर्न रॉकेट में देखें तो यहाँ लिक्विड फ्यूल इसमें भरा हुआ है, अपर स्टेज का ये पार्ट दिखाया गया है, यही अपर स्टेज यहाँ पर काम नहीं किया। तो देखिए फर्स्ट स्टेज जमीन से रॉकेट को ऊपर उठाना इसका काम था, इसमें सफलतापूर्वक काम किया। सेकंड स्टेज ने रॉकेट को और ऊंचाई पर पहुंचाया, यह भी काम ठीक हुआ। लेकिन जो अपर स्टेज था वो यान को पृथ्वी की कक्षा में बाहर भेजना था उसको, लेकिन वो समय से पहले बंद हो गया, जिसके कारण यह मिशन विफल हो गया। अब इसी वजह से इसका यह मलबा चारों ओर पृथ्वी के घूम रहा था। अब यह मॉड्यूल पृथ्वी पर क्यों गिर नहीं रहा है, सवाल ये हुआ। तो पृथ्वी पर इसलिए नहीं गिर रहा था कि पिछले 53 वर्षों से पृथ्वी की कक्षा में यह है। अब वायुमंडलीय घर्षण के कारण अब सवाल ये उठ रहा है कि अब ये क्यों गिर रहा है। 53 साल से अगर नहीं गिर रहा था तो अब क्या अचानक ऐसी इसमें बदलाव की सिचुएशन आ गई कि गिरने लगा। तो दरअसल वायुमंडलीय जो घर्षण है, घर्षण का मतलब कि अगर कोई चीज गति कर रही है तो वायु उसको रोक रही है, रोकने का काम जो कर रही है। तो इसी घर्षण के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, ये नीचे गिरना शुरू हुआ। मॉड्यूल में कोई सक्रिय प्रणाली नहीं है। जैसे आजकल जो मॉड्यूल होते हैं उसमें कुछ ऐसी प्रणाली लगाई जाती है, जैसे ब्रेक शू चैम्बर एक होता है, उसमें ब्रेक पैराशूट होता है। अगर वापसी होती है रॉकेट की तो रॉकेट को वो रोकने का काम करता है। इसमें कोई इस तरह की प्रणाली नहीं है जिससे कि उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सके। जैसे पैराशूट या एरो ब्रेकिंग का सिस्टम अगर इसमें होता तो इसको आसानी से रोका जा सकता था। और साथ ही साथ इस तरह की चीज सक्रिय प्रणाली न होने की वजह से ये धीमा नहीं हो पाया। लेकिन अब धीरे 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 हो रहा है, लेकिन इतना भी धीरे नहीं हो रहा है कि एकदम से उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा, आते समय ये भी आप सोच रहे होंगे कि अगर घर्षण है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसका तापमान ज्यादा होगा, वो जल क्यों नहीं जा रहा है, जैसे कि बाकी पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया जलकर, ये क्यों नहीं नष्ट हो रहा है। तो दरअसल इसका निर्माण टाइटेनियम से हुआ है और टाइटेनियम के पिघलने की सीमा आप देख सकते हैं कि 1700 डिग्री सेल्सियस है। और जब ये लौटेगा तो घर्षण के बाद जो टेम्परेचर होगा तो वायुमंडल में जब री एंट्री इसकी होगी तो तापमान उस समय 1600 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचेगा। और ऐसी दशा में इसकी कैपेबिलिटी 1700 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त करने की है, तो उस चीज से भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मॉड्यूल है ये जब लौटेगा, जब इसकी री एंट्री होगी तो कभी भी ये पूरी तरह से जल के खाक नहीं होगा, इसलिए इससे नुकसान होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब चूंकि इसका ये कहा जा रहा है कि अनकंट्रोल्ड री एंट्री होगी, तो अनकंट्रोल्ड होने का मतलब ये कहीं गिर सकता है। जब कहीं गिरेगा तो नुकसान पहुंचा सकता है।
अब देखिए पृथ्वी के किस क्षेत्र में गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही, तो 10 मई की वो तिथि बताई गई है संभावित जब ये गिर सकता है, और 52 डिग्री से उत्तर से 52 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच में ये गिर सकता है। वो अफ्रीका भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, अधिकांश अमेरिका का पार्ट, दक्षिणी और मध्य यूरोप, एशिया, कहीं भी 52 डिग्री नॉर्थ से 52 डिग्री साउथ के बीच में ये कहीं भी गिर सकता है। इसके अलावा पृथ्वी से टकराने की गति, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया आपको, 242 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, जो कि एक बुलेट ट्रेन के बराबर है। तो अब ऐसी दिशा में वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये ऐसा परिणाम दे सकता है। देखिए 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो कंडीशन बनती है आपकी स्प्लैश कंडीशन, सबसे सेफ कंडीशन मानी जाती है, यानी कि अगर ये समुद्र के अंदर गिरता है ये सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो वैसी दिशा में क्या होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अमूमन ये सबसे सेफ माना जाता है। दूसरी कंडीशन होती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन का मतलब होता है जमीन पर गिरना, जमीन पर भी निर्जन स्थान पर गिरना, जहां पर लोगों की आबादी नहीं होती है, जैसे किसी रेगिस्तान में गिर गया या किसी ऐसे जंगल में गिर गया जहां पर लोग नहीं रहते हैं। तो ये भी अपेक्षाकृत थोड़ी अच्छी कंडीशन मानी जाती है। तीसरी कंडीशन जो सबसे खतरनाक होती है उसको कहते हैं आउच की कंडीशन, अर्थात ऐसी जगह पर जहां पर इंसान या संपत्ति को नुकसान पहुंचे, ये सबसे खराब कंडीशन मानी जाती है। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन में गिरता है जहां पर आउच की कंडीशन है तो ये नुकसान काफी पहुंचा सकता है। आगे अगर बात करें अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो देखिए इससे निष्कर्ष जो निकलता है वो इशारा करता है सबसे ज्यादा कि हम जो अंतरिक्ष में फैले हुए कचरे हैं, जो मलबे हैं, उनके प्रति सचेत हो जाएं, क्योंकि अंतरिक्ष कबाड़ आने वाले समय में इस तरह के और खतरों की तरफ इशारा कर रहा है। इस तरफ में स्पेस जंग की तरफ में हमको सोचना होगा, क्योंकि पृथ्वी की तरफ अगर स्पेस जंग इसी तरह लौटेंगे तो वो हो सकता है कि आने वाले समय में आउच वाली स्थिति ज्यादा बने और ज्यादा से ज्यादा धन की हानि भी हो सकती है। अब देखिए अगर एक यहां पर उदाहरण के तौर पर देखें, 2022 में चीनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट हिंद महासागर में गिरा। चलिए ये तो तब भी ठीक कंडीशन है, हिंद महासागर में गिरा। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में एक खेत में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के कुछ हिस्से गिरे। अब यहां पर कल्पना कीजिए कि वो अगर ऐसी जगह पर गिरे होते जहां पर लोग रहते हैं। साथ ही फरवरी 2024 में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर एक रूसी उपग्रह का मलबा गिरा। तो ये अंतरिक्ष जो मलबे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले आसन्न खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ये कैसे होते हैं मलबे, तो देखिए कोई निष्क्रिय उपग्रह हो गया, यानी कि जैसे कि कोई भी उपग्रह है, अब वो फंक्शन करना बंद कर दिया। तो फंक्शन करना बंद करने का मतलब ऐसा नहीं कि वो अंतरिक्ष से कहीं और चला गया, वो लगातार चक्कर काट रहा है, एक वो भी मलबे का रूप लेता है। इसके अलावा रॉकेट चरण की अगर बात करें, रॉकेट स्टेजेस की बात करें, यानी रॉकेट का वह हिस्सा जो प्रक्षेपण के बाद पृथ्वी की कक्षा में फंसा रह जाता है। आप जानते हैं रॉकेट के कई चरण होते हैं और अलग अलग चरण ऊपर बढ़ने के साथ अलग होते जाते हैं, लेकिन जो अलग हो रहा है वो क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है। तो वो किसका रूप ले रहा है, वो ले रहा है अंतरिक्ष मलबे का रूप, क्षमा कीजिए, वो जो हमारे ऊपर चक्कर काटने की स्थिति है वो किसका, स्पेस जंक का रूप ले रहा है। अब छोटे उल्का पिंडों से टकराते हैं, उसके बाद उपग्रह या यान के भी कई टुकड़े हो जाते हैं, हजारों टुकड़े हो जाते हैं, ये भी मलबे का रूप लेते हैं। फिर एंटी सैटेलाइट परीक्षण, यानी कि हम कई बार जानबूझकर किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके भी जो टुकड़े होते हैं वो भी अंतरिक्ष में मलबे का रूप लेते हैं। इसके अलावा जो विस्फोट और टकराव होता है उसकी वजह से भी अंतरिक्ष में दो वस्तुओं के टक्कर या ईंधन के विस्फोट से जो मलबा होता है वो भी अंतरिक्ष में मलबे को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष मलबा हमें इस तरह के और आसन्न खतरों की तरफ संकेत करता है और सचेत भी करता है कि इस विषय में भारत और वैश्विक पहलें जो हो रही हैं उसमें और ज्यादा उनको अमली जामा पहनाए जाने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। इससे पहले आपको बता दें कि ISGS फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन बैच के लिए प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम का बैच लखनऊ में 5 मई से, प्रयागराज में 27 मई से, नोएडा शाखा में, जयपुर, इंदौर और करोल बाग में एडमिशन प्रारंभ है। और 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। कॉस्मोस 482 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विकल्प आपके सामने हैं, 1984, 1969, 1972 या 1991। तो उम्मीद है सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।